हम सब लड़कियां ये पूछती हैं भाई लड़का कैसा मिलेगा, लड़का कैसा चाहिए हमें, कद ये हो, काट ये हो, ऐसे इतना कमाता हो। लेकिन हम सब ये नहीं पूछती कि, या ये नहीं बता सोचती कि भाई मैं कैसी हूँ, एम आई वर्थ ऑफ बीइंग अ गुड वाइफ। क्या वो जो बंदा अगला मेरे से शादी करना चाह रहा है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि वो मतलब मेरे से शादी करे? क्या वो मुझे डिज़र्व करता है? क्या मैं उसको वो सुकून दे सकूँगी जिसके लिए वो मुझसे शादी कर रहा है? क्योंकि कुरान में तो अल्लाह ताला ने शादी का मकसद जो बताया है ना, वो सबसे टॉप पे यही है, लितस्कुनु अलैहा, ताकि तुम लोग एक दूसरे के अंदर सुकून महसूस करो, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। और दूसरा क्या बताया है, वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, ताकि तुम लोग एक दूसरे में मोहब्बत और रहमत पाओ। ठीक है, ये मोहब्बत, रहमत और सुकून, ये शादी का कॉन्सेप्ट है। हम लड़कियां अपनी सारी ज़िंदगी मतलब अब तो खैर के ड्रामास और बाकी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ख़राब कर दिया हुआ है बट हम लोग सारी ज़िंदगी ढूंढती हैं कि भाई हमें कोई ऐसा लड़का मिले जो कि हमारा ख़्याल रखे, हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो हमें अचीव हो, हमें एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है वो अचीव हो, एंड ओवरऑल और भी एस्पेक्ट्स होते हैं इसके साथ, लेकिन मेन हमारा यही गोल होता है। और इसी चक्कर में फिर आगे आकर आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स ने और बहुत सारी चीज़ों ने मतलब ये ऑनलाइन रिलेशंस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, नो डाउट ख़राब हुई हैं। बट देयर मतलब इस्लाम के रूल से हम लोग सारे देख रहे होते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर निकाह। ठीक है, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमें इस्लाम अलाउ करता है और हम लोग उसके लिए तैयार भी करते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट भी करके रखती हैं, एंड दैट शुड बी द गोल एज वेल। तो हम लोग आज के सेशन में, ये वाला सेशन है ठीक है आज का, इसके बाद एक और सेशन होगा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमारे पास एक तो मतलब टाइम शॉर्ट होता है, 1 आवर का सेशन होता है, उसमें ये सारी बातें डिस्कस नहीं की जा सकती। आई विल जस्ट गिव यू गाइज अ हेड स्टार्ट कि आप लोगों को किन किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पे ख़ुद को काम करने की ज़रूरत है। तो पहले 2 सेशंस होंगे बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ़ यू, यानी कि आपकी थोड़ी सी तरबियत के सेशन होंगे कि अगर आप लोग इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई हाँ मैंने शादी करनी है, तो आप लोगों को किन किन टॉपिक्स के या किन किन चीज़ों, फिर आवाज़ नहीं आ रही, क्यों? मुनीबा को आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी सबको भी नहीं आ रही? आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मुझे बार बार डराए नहीं, देखे हमारे पास टाइम पहले ही थोड़ा सा लिमिटेड है, तो अगर किसी सिस्टर को नहीं आ रही तो वो ना साथ चैट बॉक्स में बता दिया करे, ठीक है। तो ये सेशन होगा 2, एक आज का सेशन होगा, एक होगा बीच में नेक्स्ट संडे के ऊपर, ठीक है। उसमें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम लोग बुलाएंगे, उन सिस्टर्स को भी बुलाएंगे जो मैरिड हैं और जिनकी शादी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, उनसे भी आप लोगों को लेसन्स दिलवाएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों को सुनवाएंगे, और उन सिस्टर्स को भी लेकर आएंगे जो कि जिनकी शादी की ज़िंदगी अभी बहुत बुरी गुजर रही है, या क्या मतलब कहते हैं ना कि वही साइकेट्रिक वार्ड वाली सिचुएशन उनके साथ हुई हुई है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि दोनों चीज़ों को, दोनों सिचुएशंस को बनाते हैं, या तो बंदे ही बहुत ख़राब होते हैं, या तो ये होता है कि लड़कियों की अपनी गलती होती है बीच में कि वो लड़के को वो सुकून या वो कंटेंटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकी जिसके लिए उन्होंने शादी की थी। तो हमारा जो मेन गोल है ना फ़िलहाल फ़र्स्ट 2 सेशंस के अंदर, वो यही होगा कि हम लोग अपना बेस्ट वर्जन बने, ताकि कल को कोई अल्लाह का बंदा हमसे शादी करता है तो उसको हम लोग एक डेवास्टेटेड सिचुएशन के अंदर ना मिलें, हम लोग ग्रूम्ड हों, वेल ग्रूम्ड हों, हम तो अपना ख्याल रखा हो, हमारी जितनी भी खामियां हैं, गलतियां हैं, कोताहियां हैं, हमने उनके ऊपर काम किया हुआ हो। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, यानी कि मेरी एक ये क्वालिटी थी कि मैं ना बहुत इम्पल्सिव हूँ, यानी कि मैं फ़ौरन रिएक्ट कर दिया करती, फ़ौरन बोल दिया करती थी। तो आई हैड टू वर्क ऑन दिस बिकॉज कि मेरा जो पार्टनर होगा वो ही डिज़र्व्स द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। उसका क्या कसूर है कि वो मेरी इम्पल्सिवनेस के साथ डील करे, ठीक है। तो आप लोगों को अपने इस तरह के जो फ्लॉज हैं उनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, आप लोगों को उनको चेक करना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना पड़ेगा, और आप लोगों को शादी से पहले मतलब अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। इसके लिए इंशाल्लाह वर्कशीट्स भी दी जाएंगी। पहले वाले जो सेशन एक हुआ था उसके अंदर जो वर्कशीट्स थे, कुछ सिस्टर्स को फ़ीडबैक मिला था और कुछ सिस्टर्स को जो फ़ीडबैक नहीं मिल सका था। इंशाल्लाह हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस सेशन के साथ हम लोग वर्कशीट्स का भी आगाज़ करेंगे, एंड प्रॉपर काउंसलर्स को भी हम लोगों ने लेटर ऑन फॉर द फर्दर सेशंस बुलवाया हुआ है। आज जस्ट एक हेड स्टार्ट होगा, बट इट्स गोइंग टू बी रियली गुड इंशाल्लाह। ओके, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा शादी को डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। शादी जो है ना, ये बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़के के ऊपर भी और लड़की के ऊपर भी। तो जो हमारे लड़कियां होती हैं ना, हम लोग सॉरी टू से कि जो के ड्रामास होते हैं और ये जो आजकल के
मतलब बहुत देर से लॉट गोइंग ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया, रील्स, ये वो। तो शादी कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं होती जिसके पीछे म्यूज़िक लगा हुआ होता है। शादी एक बहुत बड़ी और भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली इस चीज़ को टैकल करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ता है। कपल गोल्स, बिल्कुल कपल गोल्स होते हैं एंड होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन बहुत रियलिस्टिक हो ना, फैंटेसी ना हो कि अगला बंदा आप लोग जो सोच रहे हो। अब देखो, अगले बंदे ने आप लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आना है, तो वो एक इंडिविजुअल है। ठीक है, ही इज़ समथिंग ऑफ हिज ओन। मतलब वो अब जैसा आपने इमेजिन किया वैसा तो नहीं है ना वो। ठीक है, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी है, उसकी अपने फ्लॉज हैं, तो आपको उन सब के साथ भी डील करना पड़ेगा। गलती हम लोग तभी करते हैं कि हम लोग शादी को बहुत एक फैंटेसी सी सिचुएशन बना लेते हैं। और शादी छोड़ें, हम तो समझते हैं कि शादी क्या होती है, शादी होती है इवेंट होता है एक। ठीक है, जिसमें हमने कपड़े ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं, बरी बनानी है, जहेज़ ख़रीदना है, ये चीज़ें हम लोगों ने करनी है। देयर इज़ अ लॉट रॉन्ग गोइंग ऑन देयर एज वेल। हॉल की बुक करनी है, डांस प्रैक्टिसेस करनी है, मतलब ये सब चीज़ें भी हराम में आती हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमारे जहन में होती है शादी ये है, लेकिन असल जो मकसद शादी का, जो मैं पहले कह चुकी हूँ, लितस्कुनु अलैहा मवद्दा रहमा, वो कहाँ है? उसकी तैयारी किधर है? आपने तैयार किया अपने आप को इन चीज़ों के लिए? आपने सोचा इन चीज़ों के बारे में कि मैंने आगे अपनी मैरिड लाइफ को कैसे लेकर चलना है, मैंने अगले बंदे के साथ कैसे डील करना है? कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे टैकल करना है? कोई परेशानी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, हमने कैसे टैकल करना है उन सारी चीज़ों को? तो इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स, तो फिर आगे जाके बहुत गड़बड़ होगी और फिर वहाँ से मसले शुरू होंगे और शादी की ज़िंदगी आपको बुरी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये आप लोगों की सेल्फ़ डेवलपमेंट की यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा झंझोड़ा जाएगा कि यार उठो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तो करो तब जब आप तैयार हो, खुद से प्रेशर में आके मत करना कभी भी, और जब कर लो तो फिर उसके बाद मतलब डील विद ऑल दीज थिंग्स विद पेशेंस इंशाल्लाह। मैं हमेशा ये कहती हूँ की लड़कियों को कि देखिए, शादी जो है ना, बल्कि हर ओवरऑल पूरी लाइफ में आप लोगों को तैयार होना है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। ठीक है, ये ज़िंदगी के वो एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर तैयार होना हर मोमेंट लड़की को, मतलब यहाँ पे शी शुड एक्सेल इन ऑल दीज थिंग्स। तो शादी का जो मतलब ये जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर भी आप लोगों को इन चीज़ों के अंदर एक्सेल करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने आप से पहले तो ये सवाल करो कि जो मैंने 4 या 5 पॉइंट्स गिनवाए हैं, अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपने इसकी कितनी तैयारी की है? अपना सेल्फ एनालिसिस करना आप लोगों ने। फिर हम लोग ज़िम्मेदारी उठाने के लिए कितना तैयार हैं, इस पर भी अपने आप से सवाल करें और अपना सेल्फ एनालिसिस करें। तो शादी जो होती है ना, हम लोग समझते हैं कि भाई बहुत रोमांटिक होगी, मतलब हम लोग, अच्छा मुझे आप लोग बताएं बल्कि कि शादी का पहला ख्याल आप लोग सुनते हो तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। हॉरिबल, ओहो, दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, स्ट्रेस, आउटिंग विद पार्टनर्स, डर लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लहंगा, गुड वन, माशाल्लाह, डर लगता है। देखिए, डरने की बात नहीं है, एक तो फॉर मी इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स डर तो होता है। देखिए, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में? अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोग फ्यूचर का गम ना करो, फ्यूचर अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए जो भी नसीब में लिखा है, आप लोगों को वो मिलकर रहेगा इंशाल्लाह। इट विल बी रियली रियली गुड। आप लोगों को जो बेस्ट है उसकी आप लोगों को अल्लाह ताला से उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। अपने साथ दूसरे की लाइफ ख़राब करने का, इसी की तो हम इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगले सेशंस में हम लोग आपको ये भी बताएंगे हाउ टू चूज़ अ स्पाउस, ताकि आप अपने लिए गलत कदम ना उठाओ। आप लोग सारे रेड फ्लैग्स को कंसीडर करो, सारे ग्रीन फ्लैग्स को कंसीडर करो। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी की जाएगी कि आप लोगों को सिलेक्शन भी सिखाई जाएगी। लेकिन सिलेक्शन से पहले मैं वही बात कहती हूँ कि भैया दूसरे को तो जज करो, अपने आप को तो देखो पहले, ख़ुद कैसी हैं आप, मैं कैसी हूँ, आप कैसी हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि हम इस चीज़ के बारे में आगे सोचें भी? कल को आपको बहुत अच्छा लड़का मिल जाता है, ठीक है, दीन में भी एक्सेल कर रहा है, दुनिया में भी एक्सेल कर रहा है, लेकिन फिर आपकी हरकतें देख के क्या वो बंदा अगला सुकून में रह पाएगा? ठीक है, आप उस बंदे के लिए आजमाइश तो नहीं बन जाएंगी कल। तो थिंक ऑफ द बेस्ट,
ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के सबके नसीब बहुत अच्छे करे, मेरी दिल से दुआ है। तो आप लोग अभी यहाँ पर आइए अपनी तैयारी करने के लिए। दूसरे को देखने से पहले पहले ख़ुद को तैयार करना है। तो सबसे पहले आप लोग अगर इमोशनल रेडीनेस की बात करो, थोड़े से पॉइंट सामने रखती हूँ इसमें, ये भी बहुत आता है। आप लोगों को गुस्सा जल्दी तो नहीं आता, आप लोग ओवर थिंकिंग तो नहीं करती, मतलब आप ठीक है आप कल को बहुत तो देखिए दीज आर द पॉइंट्स जिनका हम लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आपकी शादी हो गई, आप बहुत अच्छे घर में चली गई हैं, अब हुआ ये कि भाई लड़का भी आपका बहुत अच्छा मिल गया, तो अब आपको जो है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई आर्ग्यूमेंट हुआ या कोई उसने आपकी चीज़ छेड़ दी या कोई ऐसी बात हो कि आपको आ गया गुस्सा। अब हाँ वेरी इम्पल्सिव, अभी आपके इम्पल्सिवनेस जो है वो ले डूबेगी, वो उस बंदे का तो आपसे दिल बुरा हो जाएगा, यार ये तो गुस्सा ही बहुत करती है। वो जाके चुप करके कोने में जाके बैठ जाएगा या बाहर चला जाएगा या दोस्तों के साथ चला जाएगा। फिर आप कहोगे पता नहीं शादी क्यों ख़राब चल रही है, पता नहीं ये मेरे से बात क्यों नहीं करता, पता नहीं ये मेरे से चीज़ें क्यों नहीं शेयर करता, ठीक है। फिर आप ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं। अब उस बंदे को काम से जाना पड़ गया, रात को कहीं और रहना पड़ गया है, ठीक है। आपने ओवर थिंकिंग कर करके अपना दिमाग ख़राब कर लिया, ये किधर गया है। आपका उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। आपने ओवर थिंकिंग कर करके अपना भी दिमाग ख़राब किया, कल को वो आएगा आप उसके ऊपर शक करेंगी, और जब बंदी जो है वो अपने बंदे पे शक करती है तो फिर आपको पता है अगले बंदे का बीवी, और उसने वो काम किया भी ना, इमेजिन कि उसने वो काम किया भी नहीं है, ठीक है, ही वॉज आउट फॉर वर्क एंड आपने उसके ऊपर डाउट कर करके उसका अपना और उसका ट्रस्ट ख़राब कर लिया ओवर थिंकिंग कर करके, और उसको ये इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई तुम कहाँ थे, ये थे वो थे, फजूल किस्म के सवालात। तो अगले का दिल बुरा होगा ना आपसे। बहुत ही मतलब मैं आप लोगों से फ्रैंकली होकर बात कर रही हूँ बिल्कुल, ताकि आप लोगों को ना वो वाइब ना आए कि भाई मैं कोई टीचर हूँ या मैं कोई लेक्चर दे रही हूँ उस तरह। मतलब जनरल डिस्कशन है, जनरल कन्वर्सेशन है। लेक्चर्स के लिए हम लोग काउंसलर्स को बुलवाएंगे आगे इंशाल्लाह। फिर आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट तो नहीं देती कि मतलब ही वांट्स यू, वो चाहता है कि भाई आप उसके साथ रहो, अच्छा रिलेशन हेल्थी डेवलपमेंट हो, लेकिन आप जो है जस्ट टू पनिश हिम कि भाई इसने मेरे साथ ऐसे किया था तो मैं इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगी। अब वो आपका लव जो है वो डिज़र्व करता है, वो चाह रहा है, लेकिन यू आर मतलब उसको गिविंग हिम साइलेंट ट्रीटमेंट। तो ये आपकी इमोशनल रेडीनेस की थोड़ी सी तैयारी है जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स भी बताए हैं। आई थिंक कि वी हैव डाउट बात कर लेनी चाहिए। हाउ इज़ इट? यस एब्सोल्युटली बात कर लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को ना अभी तो हेड स्टार्ट दे रही हूँ, लेकिन इसमें यह है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन के बगैर तो ये चीज़ आप नहीं टैकल कर सकते। देखें मेन और वुमेन दोनों की साइकोलॉजी के बारे में भी आज थोड़ा सा बताऊंगी, बट दोनों की साइकोलॉजी बहुत नहीं, मेन किधर आर कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग साइकोलॉजी समझ लो ना उन लोगों की, उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। एंड कम्युनिकेशन इसीलिए तो की जाती है कि भाई कम्युनिकेशन करो ताकि जो भी मामलात हैं, जो भी बात है वो हल हो। अब बजाय कि चलो ठीक है वो घर से काम के लिए एक रात बाहर रह के आया, अब कम्युनिकेशन वॉज द की ना, ठीक है, कि बजाय कि उसने वो काम किया भी नहीं है, वो वाकई काम के हिसाब से किया था, आपने ओवर थिंकिंग करके मिसट्रस्ट क्रिएट कर दिया। कम्युनिकेशन वॉज द की, वो इस्तेमाल करते वहाँ पे। तो इस तरह की होती हैं चीज़ें जिनकी वजह से शादी आगे जाकर ख़राब होती है। तो आप उसका सुकून नहीं बन रहे होते, आप उसका सरदर्द बन रहे होते उसके बाद। फिर मेंटल रेडीनेस में थोड़ा सा आपको हेड स्टार्ट देने के लिए आप लोग प्रॉब्लम्स को किस तरह डील करते हैं। जिस तरह अभी ये वाली हमारी मीटिंग स्टार्ट होने लगी थी, मुझे जूम का लिंक नहीं मिल रहा था, वो उसमें हमारी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और बाकी सारी चीज़ें। आज शायद रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो आप प्रॉब्लम्स को कितना कामली सॉल्व करते हो। मतलब दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अभी जो मेरे लिए क्रिएट हुई। आई सॉल्व इट वेरी कामली। इसके अलावा भी और बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं। मतलब एक लड़की है जिसके ड्रेस के ऊपर आइसक्रीम ही गिर गई है और उसने हंगामा मचा दी है, उसका नया ड्रेस नया जोड़ा, चले शादी के जोड़े के ऊपर ही उसकी आइसक्रीम गिर जाती है, वो लड़की ने वहीं पे तमाशा लगा दिया है। अब बताएं, तो इस पर अपने आप को जज करें कि आप प्रॉब्लम्स को कितना कामली सॉल्व करती हैं, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम कितना डालती हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद एक्सेप्ट करती हैं, और क्रिटिसिज्म आप किस तरह हैंडल करती हैं। क्योंकि शादी में ये चीज़ बहुत होती है। देखें अगला बंदा आपके साथ है, वो पूरा एक इंडिविजुअल है जो आपके साथ रह रहा है, आपने उसके साथ अब हर चीज़ शेयर करनी है। आपको उसके अंदर अब थोड़े अर्से बाद फ्लॉज नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपको उसकी बुराइयां नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग जब उसकी बुराइयां देखोगे
तो आप कहोगे यार ये मतलब मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, शादी ऐसे होती है ये वो। तो आप एक दूसरे का लिबास होते हो, आपने उनके फ्लॉज को कवर करना होता है, उसने आपके फ्लॉज को कवर करना होता है। और यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट फॉर ईच अदर। परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। बात सारी यही होती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कितना अकोमोडेट करते हो, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कितना एक दूसरे का लिबास बनने की कोशिश करते हो। यस, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए ये। लेकिन ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत बात की बातें आती हैं। अभी हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने जो है वो किस तरह बिहेव करना है या अपनी तरबियत के ऊपर हमने कैसे फोकस करना है। क्योंकि जब हम ये चीज़ नहीं देखेंगे तो फिर हम इन बाकी अगली चीज़ों में भी फेल करेंगे। वही बात है कि जिसकी ग्राउंड या जिसकी बेस, जिस इमारत की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ज़लज़ले का एक झटका लगेगा और वो इमारत पूरी की पूरी गिर जाएगी। तो ये आप लोगों की बेस है जिसमें आप लोगों ने अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, इसके ऊपर बहुत काम करना है। अब आप लोग आज नमाज नहीं पढ़ती, ठीक है, और ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई शादी के बाद मैं शुरू करूँगी। और भाई शादी के बाद उस बंदे ने तो आपको आके नमाज नहीं ना पढ़ानी। वो बंदा क्या घसीट के आपको नमाज पढ़ाएगा अगर अभी से आपकी आदत डेवलप नहीं हुई हुई। तो डोंट एक्सपेक्ट कि अगला बंदा आके, आप दीनदार बंदे से शादी कर लोगी तो अगला बंदा आके आपका दीन ठीक कर देगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये फैंटेसी है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, एक दूसरे के लिए सपोर्ट ज़रूरी होता है। वो बंदा शुरू से बचपन से नमाज़ें नहीं पढ़ता, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि भाई वो शादी के बाद नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देगा। आप अभी नहीं पढ़ती, आप कल को भी नहीं पढ़ेंगी। अभी से आपकी कुरान की हैबिट डेवलप नहीं हुई हुई, आपकी शादी के बाद भी नहीं। बल्कि शादी तो मैं यही कह रही हूँ कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर लेकर आएगा और आप लोगों को मतलब इन्हीं अपने बेसिक्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो या बेसिक्स के अंदर आप अपने आप को अभी से जमा के नहीं रखा हुआ, तो कल को तो बेटा और ऐसे झटके पड़ेंगे कि फिर उसमें आप किस तरह मेंटेन करेंगे इन चीज़ को। तो आप लोगों की क्या नमाज़ें कंसिस्टेंट हैं? आप लोगों का अल्लाह ताला के साथ कैसा रिलेशनशिप है? आप अभी से गीबत करती हैं, आप जेलसी करती हैं, कंपैरिजन में पड़ती हैं आप? तो अच्छी बीवी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो काम करना है वो ये करना है कि अपना अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, ठीक है। शादी 3 चीज़ों के लिए की जाती है, खूबसूरती के लिए, दीन के लिए, वेल्थ के लिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मैरी अ वुमन फॉर हर दीन। अगर तो आपका दीन स्टार्टिंग में ही डेवलप नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक दीनदार बंदा आपको शादी के लिए चूज़ करेगा। तो आपको उसके लिए अपनी नमाज, अपना कुरान, अपनी दुआएं, अपने अस्कार, आपको एक घर में एक पीसफुल माहौल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू दीज थिंग्स। क्योंकि एक औरत जिसके पास दीन नहीं होता या कमज़ोर दीन की मालिक है वो, तो वो कल को एक पीसफुल होम मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप लोग शादी से पहले लाजमन कोई ना कोई कुरान का तफसीर कोर्स करो, कुरान के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करो, अरबी पढ़ो, मतलब लर्न ऑल दोज थिंग्स जिससे आपका दीन स्ट्रांग होता है। जिस तरह आप लोग ये लेक्चर लेने के लिए आए हो, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग एटलीस्ट कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आए हो कि यार यहाँ से हमें कोई काम की बात पता चल जाए जिससे हम लोग अगले बंदे का सुकून बन सकें। तो अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने स्पाउसेस का सुकून बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर दूसरी आप लोगों ने जो काम करना है वो आप लोगों ने अपनी इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर करना है। क्योंकि घर जो होता है ना वो बड़े बड़े मसाइल की वजह से नहीं टूटता, घर टूटता है स्मॉल रिएक्शंस की वजह से। छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से घर टूट जाता है। मैं आप लोगों को ना एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बड़ा मज़े का एक ना कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी, साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है। उसमें शादी को ना डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फिजिकल इंटीमेसी 10% है, इमोशनल 20% है, शेयर्ड गोल्स जो होते हैं वो आपकी शादी का 30 to 35% बनाते हैं, आपका रिस्पेक्ट, वैल्यू, ऑनर ये 10% बनाते हैं या 20% बनाते हैं। आई विल शेयर दो स्टार्ट्स विद यू एंड परसेंटेजेस विद यू ऑल, एंड आप लोग देखिएगा कि उसमें कोई एक चीज़ जिसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं या बंदे को भी बना के चूज़ करना है, तो आप लोगों ने किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है और किन किन चीज़ों से फिर फर्दर आपके लिए, अगर आप में अभी से एग्जिस्ट नहीं करती तो अगली आपकी शादी के लिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि शादी जो है वो बड़े बड़े मसाइल की वजह से नहीं बल्कि छोटे छोटे रिएक्शंस की वजह से ख़राब होती है, एक दूसरे का ट्रस्ट ख़राब होता है। तो हम लोग क्या करती हैं कि हम लोग सब्र नहीं करती। सबसे पहले तो आप लोगों को सब्र सीखने की ज़रूरत है। अगर हम लोग सब्र करना सीख जाएं तो कल को जितने भी हमारे ऊपर मामलात या क्राइसिस पड़ेंगे उनमें इंशाल्लाह आप लोग एक्सेल करेंगी। फिर अपनी टोन वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आपकी टोन जो है वो जितनी सॉफ्ट होगी,
क्योंकि मर्द जो है ना वो औरत में सुकून ढूंढ रहा होता है। तो अगर आप लोग पहले से ही चीखम दहाड़ वाली है, बहुत शार्प वॉइस वाली हैं, बोलती ही चीख करें, तो अगले बंदे ने खाक सुकून ढूंढना है आपके अंदर। तो आप लोगों ने अपनी टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। फिर इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं देने, नॉट रिएक्टिंग इंस्टेंटली। राबिल, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तब तक तो उम्र ही गुजर जाएगी। दोनों मिल के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के वी कैन हेल्प ईच अदर। व्हाट डू यू थिंक? यही तो बात है कि देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता, दोनों में फ्लॉज होते हैं, उसमें भी फ्लॉज हैं, आप में भी फ्लॉज हैं। एंड द थिंग हेयर इज़ कि आप लोग एक दूसरे के फ्लॉज को कितना परफेक्टली कवर करते हो, आप लोग एक दूसरे को कितना अच्छा सपोर्ट करते हो। लेकिन वही बात है कि आप एक अच्छी बीवी बनना चाहती हैं, इसी वजह से आज आप ये लेसन लेने आई हैं, ये लेक्चर या मैरिज सीरीज़ आपने ज्वाइन की है। तो यू आर विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आप अपने फ्लॉज को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। तो जितने कम फ्लॉज होंगे उतना कम कवर करना पड़ेगा। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू ऑल। ठीक है, तो आप लोगों ने जो तीसरी चीज़ सीखनी है वो चौथी चीज़ सीखनी है वो माफ़ करना सीखना है। इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं देखने, क्योंकि इम्पल्सिव रिएक्शन से जो है ना, आप उस टाइम पे मतलब जो भी आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड आप फील कर रहे हो और एकदम से आप एक बहुत इम्पल्सिव रिएक्शन दे सकते हो। तो अगला बंदा उस वक्त स्ट्रेस्ड है या अगले बंदे को आपको सपोर्ट चाहिए, वो मतलब आप में सुकून देखने के लिए आया कि यार मैं अपनी ये मेरी परेशानी मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप उस टाइम पे उसको बहुत ही इम्पल्सिव रिएक्शन देकर, आपका उस टाइम बेशक मतलब वो मतलब ना हो, लेकिन ड्यू टू योर इम्पल्सिवनेस आपने वो पूरा माहौल ख़राब कर दिया। वो बंदा कहेगा यार मैं तो अपनी बीवी के पास सुकून लेने के लिए आया था, ये तो इतना इसने मुझे आगे से ऐसे इम्पल्सिव रिएक्शन दिया है कि पता नहीं, मे बी आप भी उस टाइम डिप्रेस्ड हो या किसी स्ट्रेस के अंदर हो। इसलिए डू नॉट रिएक्ट इंस्टेंटली कभी भी। ये अभी से प्रैक्टिस शुरू करें अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। फिर उसके बाद आप लोग फॉरगिविंग नेचर रखें। ठीक है, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ लड़कियों को कि देखें, शादी में आप लोगों ने बजाय कि ये चीज़ देखना कि भाई मुझे क्या मिल रहा है, आप लोगों ने हमेशा हमेशा ये चीज़ देखनी हो रही है कि मैं क्या दे रही हूँ। मैं अपनी शादी में, मैं इस पूरे रिलेशनशिप में व्हाट एम आई ऑफरिंग, व्हाट एम आई गिविंग, मैं दे क्या रही हूँ आगे। और कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत लगाएं कि भाई मुझे क्या मिलेगा। द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से या मेरा क्या हो रहा है, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है शादी में से, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। और ये शैतान की बेहतरीन चाल होती है। शैतान तो सबसे ज़्यादा खुश ही तब होता है जब वो मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई कर जाता है। तो शैतान वांट्स कि आप जो हो वो शादी से ना खुश हो, आप इस शादी को तोड़ो, आप लड़ो अपने हस्बैंड के साथ, झगड़ो छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दिस कि भाई मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से, वो आपका डाउनफॉल होता है फिर वहाँ से। तो ये जो आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हो, ये इसी चीज़ की है कि आप लोग शैतान की चालों से और उसकी चालों से बच सको इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने बहुत फॉरगिविंग नेचर रखनी है। कोई सास आपको कल कुछ कह देती है आके, कोई नंद आपको कुछ आके कह देती है, तो जो छोटे छोटे पेटी इश्यूज़ होते हैं ना कि किचन में बर्तन नहीं धुले, गिराज में वाइपर क्यों नहीं लगाया, इन लोगों को हमारी मोस्टली इंडो पाकि ख़वातीन जो है वो मसाइल बना के रख लेती हैं। आप लोगों ने इन पेटी इश्यूज़ से बाहर निकलना है, बहुत ही फॉरगिविंग नेचर रखनी है। और उन लोगों को पता है कि आप ये जो पेटी इश्यूज़ बनाने वाले लोग भी होते हैं, जो फसाद करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा तभी चढ़ता है जब आप आगे से रिएक्शन नहीं देती हैं। उनका दिल होता है घर में माहौल इस तरह का क्रिएट करना कि भाई आप लोग लड़ो आगे से, ठीक है, कि वो आपको कुछ कहें और फिर आप आगे से उनको कुछ कहो। तो अभी से अपनी ये हैबिट डेवलप कर लो कि चाहे आपको जो मर्ज़ी कोई कुछ कहता है, आपने आगे से रिएक्शन नहीं देना। आपने इसके अलावा भी एक फॉरगिविंग नेचर अपनी रखनी होती है कि आप लोगों को माफ़ करना सीखो। ठीक है, और माफ़ करने से तो आपके वैसे ही मतलब दिल से जो बोझ या कीना होता है दूसरे बंदे के लिए वो निकल जाता है, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट ऑन द डे ऑफ क़यामा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो कुछ भी करना है ना, सब्र, अपनी सॉफ्ट टोन, इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करना, फॉरगिवनेस मेंटेन करना, इसका रिवॉर्ड आप लोगों ने अल्लाह के सिवा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना। ठीक है, अल्लाह ताला के अलावा आपको इसका अजर भी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद आपको ये बातें ना बहुत ज़ोर से कांटे की तरह चुभेंगी। तो जब आपके माइंड में ये होगा ना कि मुझे तो इसका रिवॉर्ड अल्लाह ने देना है, तो फिर आप लोग इंशाल्लाह ये स्टेप्स बहुत इजीली कर जाओगे। क्या कह रही हैं, माफ़ करने की कोशिश करती हूँ लेकिन बीच में उसकी गलत याद आ जाए तो ये शैतान है। देखें, जब आप माफ़ करने की कोशिश कर रही हैं तो इट मीन्स के यू आर विलिंग टू डू इट एंड डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो इंशाल्लाह इट विल बी ईजी फॉर यू।
फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ज़्यादातर शादियां जो हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से सफ़र करती हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत बुरी हैं या बहुत ख़राब है, तो ट्रस्ट मी कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। आप कोई बात समझ रही होंगी, वो कुछ कह रहा होगा, तो आप लोगों को, और ख़ास तौर पे हमारी लड़कियों का सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है कि हम क्या कहती हैं कि भाई मैंने नहीं बताना, खुद समझे। मतलब हम ये कह रही होती है कि भाई हमने बस रिएक्शन दे दिया, अब वो खुद समझे तो समझे। तो ये बहुत बहुत गलत है। भाई वो कहाँ से समझे? उसके पास में माइंड रीडर है कि वो आके आपकी फीलिंग्स पढ़ ले, कोई और चीज़। हाँ, ये बॉन्डिंग बहुत आखिर में जाके मतलब थोड़ा आफ्टर सम टाइम डेवलप हो जाती है। हाँ, नॉवेल्स का असर बिल्कुल है। तो आप लोगों को बहुत लेकिन अब हर बंदा तो ऐसा नहीं ना होता, कुछ समझ भी जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी फीलिंग्स जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसके ऊपर काम करें, अभी से करें, ये आपकी शादी को बचाएगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आपको शादी को बचाती हैं। अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में हैं, आप कोई फ़ाइट कर रहे हैं और उसके बाद आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अपनी बात कन्वे करती हैं, बंदा अपनी बात कन्वे करता है, एंड यू गाइज कम टू अ कंक्लूजन, दिस सॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट, दिस सॉल्व्स द आर्ग्यूमेंट, और फिर एक दोबारा से एक हेल्दी अच्छा माहौल जो है वो मेंटेन हो जाता है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स तो आएंगे, देखें मुश्किलात तो आएंगी, आप लोगों को क्या सीखना है उनको टैकल करना, अपने ऊपर काम करना कि आप बहुत ऐसे ड्रास्टिक रिएक्शंस ना दें जिससे आपकी शादी बहुत बुरी तरह सफ़र कर जाए। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये होता है कि बहुत ब्लंट होके कह रही हूँ, अगर मर्द को अपनी बीवी से सुकून नहीं मिलता तो फिर वो बाहर जाता है, बाहर सुकून ढूंढने जाता है, एंड यू गाइस डेफिनेटली डोंट वांट दैट टू हैपन। तो इसलिए आप लोगों को अपनी फीलिंग्स को जो है वो रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना आना चाहिए, लिसन करना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, उसकी बात सुननी आनी चाहिए। कि अगर वो बंदा मेरे पास आया है, मुझे अपनी कोई बात बता रहा है, तो आप लोग उस बात को कोई ताना मार के या किसी सार्केज़म में उड़ाना दो, हा हा हा, मतलब ये भी भला कोई बात है वो। भाई वो बंदा आपसे अपनी बात करने आया अपना, चलो फॉर एग्जांपल अगर बंदा आपसे कोई अपना बिज़नेस आइडिया ही शेयर करने के लिए आया, तो आप उस बिज़नेस आइडिया को ये कह के, यार ये तो बहुत मतलब बोंगा सा आइडिया, ये बहुत फजूल सा आइडिया है, हाउ मतलब आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट, वो बंदा अगली दफ़ा आएगा आपके पास अपना आइडिया शेयर करने के लिए? कभी भी नहीं, बल्कि उसका तो दिल आपसे बुरा हो जाएगा। और तो उस बंदे के जो भी इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो जो भी काम करता है, जो भी उस बंदे के इंटरेस्ट हैं, आप लोगों को सुनना है उसको और उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है, टॉन्ट नहीं करना, सार्केज़म में मतलब मजाक में बात नहीं उड़ा देनी आप लोगों ने। और ये हम बहन भाई अक्सर करते हैं, बहन भाई तो आपस में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, मतलब ये चीज़ें यहाँ से चलती हैं, और हम लोग इनको अगले बंदे के साथ डील करना नहीं सीखते या इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर आप ये फैक्टर अपने अंदर ले आओगे ना, अच्छी तरह सुनने वाला और एक्सप्रेस करने वाला, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है मामलात हल हो जाते हैं, खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जेलसी और कंपैरिजन। तो एक जो बीवी होती है ना, उसकी सुपर पावर पता क्या होती है? कनात। आप लोग जब कंपैरिजन में पड़ जाएंगी, उसको तो उसके शोहर ने ये लेके दिया, मुझे तो घर, जब मैं अपने घर में थी तब तो मुझे ये कुछ मिला करता था, आप तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं दे सक रहे, मैं क्यों रहूँ आपके साथ। फिर उसके बाद मेरी दोस्त को उसके शोहर ने ये ले दिया, उसके पास तो फलां गाड़ी है, वो तो अब ये कर रही है, उसका शोहर तो इतना कमाता है। जहाँ पे ये कंपैरिजन आएगा ना, वहाँ पे आपकी शादी सफ़र करेगी। अभी से अगर आप लोगों की आदत है कंपैरिजन करने वाली, तो इस आदत को ठीक करें। आप लोगों की आदत है जेलस होने की, इस आदत को ठीक करें। हाँ, वो प्रोटेक्टिव जेलस एक होती है, ठीक है भाई, वो होनी चाहिए, दैट इज़ सर्टेन, और मर्दों को वो औरतों के बारे में ज़्यादा होती है। लेकिन जो कनात होती है वो एक बीवी की सुपर पावर होती है। अगर आप उस बंदे के साथ सिर्फ आप लोगों को सिचुएशन जो भी है उसको एक्सेप्ट करना नहीं, बल्कि उस सिचुएशन में उसका सपोर्ट, उसका पार्टनर, और उसको एक सोल्यूशन आपको देना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी कैपेबल इनफ कि कोई भी मामला आ जाए, आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए उसके साथ। फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, अब आपको उठ के, एक तो कनात पसंदी उसमें है, ठीक है, ठीक, अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, आज वो लाखों कमा रहा है, कल को हो सकता है उसके पास 10 रुपये भी ना हो, तो उस टाइम पे उसको आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी। तो अगर अभी से आपके अंदर एक कनात पसंदी वाला मामला नहीं है,
तो आपको कल को भी आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगी। तो ये आपकी सुपर पावर है और इसकी वजह से वो बंदा आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा, उसको आप में सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। फिर उसके अलावा आप देखो कि कोई और एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि कनात में और क्या आता है। हाँ, वो आपको टाइम उस तरह नहीं दे पा रहा अपने काम की वजह से या कोई और चीज़, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू गाइस कैन सेट एंड रिजॉल्व द इशू, ठीक है। और आप उसको हेल्प आउट कर सकती हो उसके कामों के अंदर, ताकि वो कनात यानी कि जो मिल रहा है उसके ऊपर सेटिस्फाइड रहना। एंड ये अम्बिया की जो वाइफ्स होती थी उनकी ये मतलब उनमें तो ये कनात होती ही होती थी। आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ इसमें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत हाजरा को छोड़ के गए थे वहाँ पे सहरा में, और फिर उसके बाद वहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत रेयरली विज़िट करने आया करते थे, आई गेस 3 to 5 टाइम्स उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया होगा। तो जब वो वहाँ पे विज़िट करने आए थे तो पहली दफ़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब वाइफ से मिली थी, उनसे बात हुई, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद, बट उनसे बात हुई तो उन्होंने ना मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स शुरू कर दी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। एंड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जस्ट इन वन सेंटेंस हज़रत इस्माईल मतलब कुछ बता के गए कि ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बता देना। उनको पता चल गया कि मेरे फादर कह के गए हैं कि भी बीवी बदलो अपनी। नेक्स्ट टाइम जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वाइफ चेंज थी, और जब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या सब मतलब कैसा गुजरा सब कुछ, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा ये ठीक है। लाइक ये होती है कनात पसंदी। हाँ, दरवाज़ा बदल लेना, चौखट बदल लेना, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो अगर तो आपका बंदा जो है वो दीन वाला है, उसका बहुत कोई बड़ा विजन है दीन का काम करने के लिए, बाकी चीज़ें, उस टाइम पे आप लोगों को कनात पसंद होना पड़ेगा 110%। क्योंकि जिन लोगों ने जिनके बड़े विजन्स होते हैं, जिनके बड़े काम होते हैं, बड़े इरादे होते हैं, तो उनके साथ तो फिर मतलब दूसरी वाइफ्स नहीं चल सकती। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो वाइफ्स थी, जब उन्होंने डिमांड किया था कि भाई हमें मतलब कुरान में तो इसके बारे में आयत भी है कि अगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करती हो तो ठीक है, जाओ तलाक ले लो और जाके दुनिया की ज़िंदगी को एंजॉय करो। तो ये कनात पसंदी ये हमें सीरा से प्रूव होती है। अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, गो फॉर द बेस्ट, चूज़ द बेस्ट। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मोमिन को कवी होना चाहिए, मोमिना को भी कवी होना चाहिए। अल्लाह को कवी, मोमिन और मोमिना ज़्यादा पसंद है, लेकिन नेवर कंप्लेन। जहाँ आप लोग कंपैरिजन शुरू कर दोगे वहाँ पर आप लोग बहुत बुरी तरह सफ़र करोगे, ना सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ बल्कि अल्लाह की नज़रों में भी, क्योंकि अल्लाह को भी कनात पसंद, मोमिन बहुत पसंद है। जब हो ठीक है, जब ना हो तो भी ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सीखना है लाइफ स्किल्स और डिसिप्लिन। कवी मीन्स ताकतवर। लाइफ स्किल्स और डिसिप्लिन में आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। शादी के बाद अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, जो कि आई गेस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हेयर आर, अगर किसी की प्रेफरेंस है हाउस वाइफ बनने की, वेल एंड गुड, लेकिन किसी की प्रेफरेंस है वर्किंग वुमेन की, तो उसको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखनी पड़ेगी कि उसका घर इसमें सफ़र ना करे। मैं तो लड़कियों को इवन ये कहती हूँ कि भाई शादी के बाद ना आपका जो मेन मिशन होना चाहिए ना, एक तो अपने आप को मतलब ठीक है बाकी चीज़ों में भी एक्सेल करो, दीन में भी एक्सेल करो, दुनिया में भी एक्सेल करो, लेकिन शादी के बाद एक और चीज़ आपकी लाइफ में ऐड हो जाती है, वो होते हैं बच्चे। अब जब बच्चे ऐड हो जाते हैं तो उसके साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हस्बैंड को उसका प्रॉपर टाइम देना, बच्चों को उनका प्रॉपर टाइम देना, ताकि उनकी तरबियत में किसी किस्म की कमी ना रहे। अपने करियर को टाइम देना, फिर ओवरऑल घर को टाइम देना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड हैक्टिक। तो अगर अभी से आप इन चीज़ों के अंदर हो तो अभी से अपने घर को टाइम देना भी शुरू करो। साथ में आप लोग अपना कोई और प्लान बना लिया करो, सिबलिंग्स को टाइम देना है, काम को तो आप दे ही रहे होगे, तो इन चीज़ों के ऊपर अभी से आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को खाना पकाना तो लाजमी आना चाहिए। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आप एक हाउस मतलब वो फुल टाइम आप मेड बन के रहो, मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ भाई। लेकिन आप लोगों को अपने हस्बैंड के लिए खाना पकाना आना चाहिए। अब हमारा है पाकिस्तानी माशरा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ऐसे कम घर होते हैं, बहुत रियलिस्टिक होकर बात करूँगी, बहुत ऐसे कम घर होते हैं जहाँ पर लड़कियों को फुल टाइम मतलब मेड्स या उस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, काम वाले जो कि खाना पका रहे होते हैं, फुल घर की सफाइयाँ कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ताकि जो वाइफ़ है वो जो बीवी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड को देख सके और बच्चों को देख सके और उनका ख्याल रख सके। यहाँ पे तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी माशरे में एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि जी लड़की आ गई है,
ये सास को भी देखेगी, ससुर को भी देखेगी, नंदों को भी देखेगी, उस लड़के की पूरी फैमिली को देखेगी, अपने हस्बैंड को भी देखेगी, बच्चों को भी देखेगी, अपना करियर भी देखेगी। दे एक्सपेक्ट अ लॉट एंड ये रियलिटी है। और अक्सर तो मतलब पाकिस्तानी घरों में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हम लड़की लेकर आ रहे हैं, अभी आकर जी मतलब मासी को भी हटवा दो, मेड को भी हटवा देते। मैंने आई हैव सीन रियल एग्जांपल्स ऑफ दिस। मतलब उन लोगों को कोई फाइनेंशियल कमी भी नहीं होती उस तरह की, लेकिन बहू के आते साथ ही उनको मौत पड़ जाती है कि बस ये काम वाली भी निकलवा दो, अब ये बहू जो है वो सारा घर के काम करेगी। तो दीज आर सम रियल प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। मैं इन चीज़ों को ना सपोर्ट करती हूँ, ना मैं इस सिचुएशन में इनकी बात कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग कुकिंग इस सब के लिए सीखो। मैं जो पॉइंट रख रही हूँ ये है कि कुकिंग अपने हस्बैंड के लिए सीखो। आपके मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु को भी, मुझे उनकी वाइफ़ का नाम नहीं याद, उनका ना खाना बहुत पसंद हुआ करता था। एक वाइफ़ की तरफ से तो इवन खाना आया था तो हज़रत आयशा ने वो प्लेट उठा के फेंक दी थी, मतलब बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली जेलेसी। और हज़ूर सल्लल्लाहु ने उस रिएक्शन को कैसे डील किया था, ही जस्ट स्माइल्ड। तो आप लोगों को हज़ूर सल्लल्लाहु को भी अपनी वाइफ्स के हाथ का खाना बहुत पसंद हुआ करता था। तो आप लोगों को सीरा पे अमल करते हुए खाना पकाना आना चाहिए कि अब आपके और आपके बीच में पीछे नीयत ये हो कि मैं अपना इतना अच्छा खाना पकाऊं कि मेरे हस्बैंड को जो है मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दैट इज़ बेसिकली एन एक्ट ऑफ इबादा। हिज कुकिंग इज़ अ बेसिक लाइफ स्किल एज वेल। मर्दों और तो दोनों को आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको होम सेंस होनी चाहिए। अभी से आप अपना रूम मेंटेन करो, अपना घर मेंटेन करो। अगर आप अनहाइजीनिक हो, आप लोगों को अभी से घर साफ़ वगैरह करना नहीं आता, तो आप कल को भी अपना घर साफ़ मेंटेन नहीं करेंगे। एंड दैट विल बी अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड कि आप मतलब घर साफ़ नहीं रखती, उसको ज़्यादा घर साफ़ पसंद है। तो यू शुड ट्राई कि आप लोग अपनी एस्थेटिक सेंस के ऊपर काम करो, घर की मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर काम करो, फ्लावर्स रखो, ये चीज़ें रखो, क्योंकि ये चीज़ें मर्दों ने तो नहीं ना करनी होती। आके घर का एक एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है, कोई आया गया आपके घर आता है तो वो तो मतलब ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है ना कि अब आपने किस तरह पोर्ट्रे करना है घर को। घर मर्द काम करके घर थका आ रहा आता है, घर में आके वो एक एनवायरनमेंट मतलब चाह रहा होता है, बाहर के स्ट्रेसफुल माहौल से वो घर आया है। नाउ ही नीड्स अ पीसफुल माहौल फ्रॉम हिज वाइफ एज वेल एंड घर की। अब वो घर आया और घर ही उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है, तो फिर तो ये भी एक बेसिक लाइफ स्किल है। एक तो होम मैनेजमेंट भी और दूसरा कुकिंग भी। मर्द औरतों दोनों को ही आनी चाहिए। फिर उसके बाद फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए घर औरत ने चलाना होता है। मैंने आप लोगों को, बल्कि मैं तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी और वैसे भी बार बार मतलब दोहराती हूँ और विद में आर्टिकल से इस चीज़ को पोस्ट करती हूँ कि जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है ये हमारी औरतों में ख़त्म हो चुकी है। घर औरत ने चलाना होता है। हम लोग फजूल पार्सल्स के अंदर, फजूल कपड़ों में, फजूल जूतों में, फजूल घर की चीज़ों में इस चीज़ को उड़ा देते हैं। पैसा आपके खून की तरह है। जिस तरह आप अपने ब्लड को ज़ाया नहीं ना होने दोगे, इस तरह आपने अपने पैसे को भी ज़ाया नहीं होने देना। आज के जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, इस दौर में जंगों का दौर है, इसमें इस्लाम और कुफर की जंग चल रही है। इस दौर में तो हमें पैसा सेव करके रखना चाहिए ताकि हम लोग इस्लाम की खिदमत में जितना उसको लगा सकें, बच्चों की तरबियत के लिए उसको जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम लोग आगे कल को वॉरियर्स और स्कॉलर्स रेस कर सकें। उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय कि हम लोग अपनी जो फजूल किस्म की आशियाँ जो हमने पाली हुई हैं उनके अंदर अपने पैसों का इस्तेमाल करें। घर की मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब आप लोगों को चीज़ें ख़रीदने का ढंग आना चाहिए। कहीं से वही चीज़ मतलब होती है मार्केट से एक जगह से 3000 की मिल रही होगी, एक जगह से 300 की मिल रही होगी। आपकी इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर मैं बाहर शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ, तो मैंने कौन सी चीज़ लेनी है, कहाँ से लेनी है, कितने की लेनी है। आप मतलब इससे आपके जो हस्बैंड है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा एंड वो आपकी इस चीज़ के ऊपर रिस्पेक्ट भी करेगा कि एंड ही विल लुक अप टू यू। मतलब वो प्राउड फील करेगा आप में कि भाई मेरी बीवी को तो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्किल यू गाइज शुड इक्विप योरसेल्फ विद। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर आप लोगों को पूरा एक फ्रेमवर्क बना के दूँ, क्या करना होता है, कैसे करना होता है घर की मैनेजमेंट के लिए, तो आई कैन डू दैट एज वेल इंशाल्लाह। वो आप लोग ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, डिस्कशन ग्रुप में, तो मैं शेयर कर दूँगी। ये जो सारे काम मेंशन किए ना, ये आप लोगों ने एहसान के तौर पे करने हैं। और ये अभी मैंने बेसिक वो चीज़ें बताई हैं जो कि आपको करनी चाहिए। अब आप लोगों ने हस्बैंड के लिए क्या करना है, उसका जो बेसिक सुकून बनने के लिए क्या करना है, उस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगी इंशाल्लाह। अरूसा क्या कह रही हैं, अगर औरत जॉब करना चाहती है लेकिन मर्द ने औरत को जॉब करने के लिए फ़ोर्स करता है, इस मामले में औरत को कैसे डील करना चाहिए।
अच्छा, वैसे ये सारे मामलात ना हमने डिस्कस करके नेक्स्ट आने वाले सेशंस में, जब हम लोग हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसको मैनेज करने के तरीके सीखेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें सीखेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग 4 वीक्स का लेक्चर ये होगा, 4 सेशंस होंगे इसके इंशाल्लाह। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात ये कर रहे हैं कि हमने अगले का सुकून कैसे बर्बाद नहीं करना, अपना भी सुकून मेंटेन करना है। देखिए उसका भी मेंटेन करना है और अपना भी मेंटेन करना है, ठीक है। सुकून है तो सब कुछ है, लितस्कुनू अलैहा, ताकि तुम एक दूसरे के अंदर सुकून महसूस करो, सुकून पाओ। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने हस्बैंड को समझना है कि भाई एक मर्द है वो औरत से क्या एक्सपेक्ट करता है। इमोशनली मर्द को आप लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उसको सुकून चाहिए होता है, उसको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, उसको कांस्टेंट कंप्लेंट्स नहीं चाहिए होती। मर्द आता है घर, अब जारी बात है हम लोग भी देख रहे होते हैं कि भाई कोई आया बंदा, अब हम इससे बात करें सारी। वो घर आया, हमने वो भरमार शुरू कर दी, उसने मुझे ये कहा, आपकी माँ ने मुझे ये कहा, आपकी बहन ने मुझे ये कहा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा। एंड वो बंदा पहले ही बाहर की दुनिया से थका हारा स्ट्रेस्ड घर आया है और आपने उसके सामने एक लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स रख दी, तो वो इमोशनली आप सोचें कि उस बेचारे के ऊपर क्या गुजर रही है। वही बात है कि मैरिज इज़ अबाउट गिविंग। आपने ये देखना है कि अगला बंदा कैसा महसूस कर रहा है, तभी आपका रिलेशन अच्छा जाएगा, थ्राइव करेगा, वो भी आपके बारे में सोचेगा। तो अगर एक बंदा घर आ रहा है थका हारा काम से, और घर आके उसका घर में जंग का माहौल बना हुआ है, जो हिज होम इज़ अ बैटल फील्ड, वो किधर जाएगा? फिर उसने यही करना है ना, रात को उठ के दोस्तों के साथ बाहर निकल जाएगा, या कोई और अपने लिए मामला ढूंढ लेगा जहाँ उसको सुकून महसूस होता हो, क्योंकि घर में तो उसको अब सुकून मिल नहीं रहा। तो वो घर आता है, घर आके उसको रिस्पेक्ट दें, उसको सुकून दें, उसको उसकी स्पेस दें, अच्छा सा खाना खिला के वहाँ बैटल फील्ड ही घर बना होता है अक्सर, तो मैंने तो यही देखा है। इसको अप्रिसिएशन दें, आप उसको मतलब सीन महसूस कराएं कि हाँ मैं आपको समझती हूँ, मैं आपकी परेशानी को भी समझती हूँ, आप थके हुए आए हैं और मैं आपकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू कि आप मेरे लिए, इस घर के लिए आप जो भी कर रहे हैं। उसको आप, मैं कहती हूँ कि बंदा थका हारा घर आता है, एक औरत का जो इवन फिज़िकल टच होता है, हल्का सा वो हाथ ही रख देना उसके चेहरे के ऊपर, उसे ये कह दे कि भाई आई रियली अप्रिशिएट यू, वो बंदा अगले जाके कल को दुनिया फतह करके आ जाएगा। मर्दों को औरतों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इतनी औरतों को मर्दों की नहीं होती। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है, ये एक दूसरे का सुकून बनने की बात है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड बी डूइंग टू प्रोटेक्ट हिज पीस एंड योर पीस। फिर आप लोगों ने अच्छा सॉरी, यहाँ तक तो हमने बात डिस्कस कर ली कि एक मर्द जो है वो दिन, उसका काम है आप लोगों को प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, ठीक है। अब वो बाहर जाता है, वो बाहर की दुनिया में उसको कंपटीशन है, उसको एक बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि मैंने घर कमा के लाना है बच्चों के लिए, बीवी के लिए। वो बहुत सारी बैटल्स दिन में फेस कर रहा होता है। हम लोग इवन जॉब करते हैं, हमें पता होता है कि दिन में क्या क्या है। इधर हम लोग हॉस्पिटल में जॉब किया करते थे, वो उधर से ब्रिगेडियर साहब आके हमारी जलालत कर गए, उधर से वो आके हमें जलील कर गया, मतलब देर इज़ सो मच गोइंग ऑन। तो आप सोचो कि वो तो उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें फेस करता होगा। फिर उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार मैंने, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वाइफ एंड माई किड्स। तो वो ही इज़ कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग आउटसाइड, और घर उसके लिए वो वाहिद जगह होती है जहाँ पर वो आके कहता है कि यार यहाँ पे मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता, यहाँ मैं बस सुकून हासिल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रिलीफ हासिल करना चाहता हूँ कि बस अब ये मेरी प्लेस है, यहाँ पे मैं मतलब महसूस करूँगा कि हाँ दिस इज़ वेयर आई कम फ्रॉम ऑल दोज आफ्टर फेसिंग ऑल दोज बैटल्स या बाहर की दुनिया। तो ही कम्स होम फॉर रिलीफ एंड यू हैव टू बी हिज रिलीफ। और ये चीज़ जब आप कर रहे होंगे ना, तो उसको आपसे कंप्लेन होगी, ना आपको उससे कंप्लेन होगी कोई, इंशाल्लाह। फिर जो इमोशनली एक मर्द जो है वो देख रहा होता है, वो आपके अंदर रिस्पेक्ट देख रहा होता है। अगर उसको फ़ील हुआ कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो डिसरिस्पेक्टेड फ़ील करेगा, तो आप दोनों के दरमियान की वो जो मवद्दा और रहमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने कभी भी अपने शोहर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना किसी भी फॉर्म के अंदर। आप लोगों ने हमेशा एक सॉफ्ट टोन में बात करनी है, और इसके ऊपर तो प्रॉपर रिसर्चेज़ हैं कि भाई जो
औरत की आवाज़ होती है वो मर्द को किस तरह, मतलब उसका जितना स्ट्रेस लेवल है, कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो कितने लो हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जो होता है ना, औरत की आवाज़ सुनने से मर्द के अंदर एकदम से लो हो जाता है। तो आप लोगों ने सॉफ्ट टोन के अंदर बात करनी है। उसको कभी भी डिसरिस्पेक्ट में ये भी आता है कि मतलब एक तो आप ऊंची आवाज़ में बात करें, फिर उसके बाद ये कि आप उसको पब्लिकली करेक्ट करती फिरें इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, हिज मदर या ये वो, और अपनी फैमिली के दरमियान भी, बाहर किसी गैदरिंग के अंदर भी। तो कभी भी अपने हस्बैंड को आप लोगों ने पब्लिकली करेक्ट नहीं करना। कोई भी बात होती है, कोई भी मामला है, आपको लग रहा है वो गलत है, ये है, प्राइवेटली डिस्कस इट प्राइवेटली। और ये तो बेसिक एथिक्स में आता है। हम तो इवन इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हम लोग यही कहते हैं कि आप लोगों ने किसी फ्रेंड को, एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को कुछ गलत करते देखा है तो आप लोगों ने उसको पब्लिकली करेक्ट नहीं करना। आप उसको अलहदा लेके जाओ रूम में, वहाँ उसको बात समझाओ एंड सॉल्व द मैटर प्राइवेटली, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट के अंदर आता है। फिर वही बात कि आप लोगों ने कभी भी अपने शोहर का मजाक नहीं उड़ाना। वो बंदा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करके ला रहा है, इतना कुछ आप लोगों को ला के दे रहा है, एंड ही डिस्कसेस समथिंग विद यू। हम कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है या वो हमारे गोल्स मैच नहीं करती, ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें शुरू ख़राब ही कहाँ से होती हैं, जब आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हो। तो कभी भी उसका मजाक मत उड़ाएं। फिर उसके डिसीजंस को वैल्यू करें, उसकी बात को रिस्पेक्ट दें। जो वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि भाई बच्चों को आपने घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखने देना, तो उसकी बात मान लें। वो आपके और अपने बच्चों के भले के लिए कह रहा है। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगी, वो डिसरिस्पेक्ट फील करेगा। वो कहेगा यार मैं एक मतलब कवाम हूँ, मैं एक बंदा हूँ, और ये बंदी इतना नहीं कर सकती कि मतलब मेरे इतना सा ऑर्डर ही मान ले। क्या इसके बाद वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा? मतलब रिस्पेक्ट बनाई जाती है और दिल से आती है, तो आप इस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, उसके डिसीजंस को वैल्यू करके। फिर उसके बाद अब यहाँ पे वैलिड डिसीजंस आते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि वर्स्ट केस सिनेरियोज पे हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बट आज नहीं इंशाल्लाह। आज हम अच्छा माहौल रखेंगे। फिर इसके बाद है सुकून एक दूसरे का। तो उसमें कोई इमोशनल कैओस किसी किस्म का इमोशनल कैओस नहीं होना चाहिए कि आप लोग डू रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हस्बैंड हर वक्त इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है, देन व्हाट शुड वी डू? ये हम लोग हस्बैंड वाले सेक्शन में करेंगे इंशाल्लाह। अगर इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है तो एक तो ये कि उसको समझाना पड़ेगा पहले कि भाई दिस इज़ रॉन्ग, मैं इससे हर्ट होती हूँ या ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड देन गिव हिम स्पेस एंड टाइम। फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर उसके बाद कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे थे इमोशनल कैओस को, कि अगर एक बंदा इमोशनली घर में आके सेफ फील नहीं करता तो फिर वो आपसे विड्रॉ करेगा। आप लोगों को अपने रिएक्शंस को कंट्रोल रखना है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है तब से कंप्लेंट्स शुरू नहीं कर देनी। अगर कोई बात है और आपने कोई बात करनी है तो यू हैव टू चूज़ द राइट टाइम, जब मैं अपने शोहर से बात कर सकूँ। सही वक्त का इंतज़ार करें, फिर बात करें, फिर आपको हल भी मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गलत टाइम पे, मतलब जब अगला बंदा भी स्ट्रेस्ड होता है तब अपने सारे मसले मसाइल बयान कर देते हैं, फिर उसकी तरफ से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एंड देन वी स्टार्ट कंप्लेनिंग कि यार ये तो वैसा रहा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शादी के शुरू में ये कितना अच्छा था, मेरी बात सुना करता था, तो ये बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। तो ये जो सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं, ये इवेंचुअली बिल्डअप होती हैं, ये एकदम से नहीं आती। ये हमारे छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं। वही बात है कि बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट शादी को तबाह नहीं करते। जो छोटे छोटे रिएक्शंस, छोटे छोटे इमोशंस होते हैं, इसकी वजह से, छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से हम लोग अपनी शादी ख़राब करते हैं। फिर अप्रिसिएशन, मर्द को बाहर अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। तो एक घर आता है, आप उसको एक सिंपल सा सेंटेंस बोल देते हो कि अल्लाह आपको अजर देगा इस चीज़ का, ये जो आप हमारे लिए करते हैं, आपने बहुत मेहनत से काम किया, यू वर्क सो हार्ड, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। इतना ही बोलते हैं उसके लिए, बहुत है, यकीन करें बहुत है। जितना वो ट्रस्ट और पीस और सुकून वो आपके अंदर महसूस करेगा ना, मैं बता भी नहीं सकती। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन बातें हैं जो सारी की सारी मैं कह रही। तो उस बंदे को आपसे एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। ही वॉन्ट्स टू फील एक्सेप्टेड। उसको मतलब फिक्स ना करना पड़ रहा हो अपने आप के अंदर कहीं वो आपसे बात करने के लिए सोच ना रहा हो, यार अब मैं इससे बात करूं या ना करूं, पता नहीं कैसा रिएक्शन देगी, छोड़ो यार इससे तो बात ही नहीं करता, ये तो आगे से कंप्लेन शुरू कर देती है, ये तो सर का दर्द ही कर देगी, ये तो इस चीज़ के अंदर इतने ज़्यादा शकूक व शुबहात मेरे अंदर निकाल लेगी। तो आपने उसके लिए ऐसा बंदा नहीं बनना जिससे वो बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि भाई ये तो मैंने इससे ये वाली बात कर दी तो ये आगे से ये कह देगी, ये इसमें मेरे पे शक करना मज़ीद शुरू कर देगी।
अगर आप उसको ये फील कराओगी कि भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे, यू आर नेवर डूइंग इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, तो वो बंदा ट्राई करना ही छोड़ देगा आपके लिए। जबकि आप उसको अप्रिशिएटेड फील कराओगे तो फिर वो बंदा अपना बेस्ट देगा आपके लिए। तो सुकून जो होता है वो खूबसूरती में नहीं होता है टू सम एक्सटेंट, बट जिस सुकून की हम बात करें वो वाला नहीं। सुकून आप मतलब खाना पकाने में भी नहीं होता, और मतलब वो खाना खा के आप ये कहो कि भाई वो सुकून महसूस करेगा, हाँ होता है, लेकिन उसका जिस सुकून की हम बात करें फिर अगेन उस सुकून से ताल्लुक़ नहीं है। जिस सुकून की हम बात करें वो उस इमोशनल एटमॉस्फेयर की जो आप बिल्डअप करेंगी, जो सुकून आपने बनना है उसके लिए। तो जो एक बीवी जो कि सुकून बन रही हो दूसरे बंदे का, वो इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती, वो ये जानती है मैंने कब चुप रहना है, वो ये जानती है मैंने कब बात करनी है, वो जेंटली बात करती है, सॉफ्ट टोन में बात करती है, वो अपने मूड को पहले ठीक करती है फिर बात करती है। तो इसलिए आप लोगों को जो अपनी इमोशनल रेगुलेशन है इसके ऊपर काम करना है, अपने गुस्सा है तो उस पर काबू करना है, क्योंकि शादी के बाद आई एम सो सॉरी टू से ये चीज़ें फ़िक्स नहीं होती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि भाई लड़का ख़राब है, ड्रग्स करता है, ये करता है, वो करता है, जी शादी करा दो ठीक हो जाएगा, लड़की ठीक कर देगी। लड़की का भी, लड़की पागल हो रही है, लड़की का ये मसला, शादी करा दो ठीक हो जाएगी। एंड आफ्टर शादी वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ पाइल अप होती हैं, ठीक नहीं होती। तो यू कैन नॉट कंट्रोल योर एंगर आफ्टर मैरिज इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट नाउ। यू कैन नॉट कंट्रोल योर टोन आफ्टर मैरिज इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट नाउ। स्पेशली 50% जो टोन होती है ना, जो आपकी शादी के पीस होती है, रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि ये 50% उसका कैरी करती है आपकी टोन। आप ऊंचा बोलती हैं, आप चीखती हैं, आप इम्पल्सिव हो जाती हैं, तो ये आपकी शादी का 50% ख़राब करेगा। फिर डिलेड रिएक्शन हैबिट होती है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आपने फील कर रहे हो कि आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, या अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब फट पड़ूंगी अगले बंदे के ऊपर, या मैं रो दूंगी, तो आपने जब इमोशनल हो तब आप लोगों ने बिल्कुल भी बात नहीं करनी या रिस्पॉन्ड नहीं करना अगले बंदे को, किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर या वैसे भी नॉर्मली भी। हमेशा आपने तब रिस्पॉन्ड करना है जब आप काम है। अब मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये जो मैंने अभी बोली है, ये अभी से आप में नहीं है, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि शादी के बाद आप में डेवलप हो जाएगी? किसी सूरत नहीं। तो इसको अपने पास नोट करके लिखें कि मैंने ये जो डिलेड रिएक्शन हैबिट है इसके ऊपर काम करना है। कोई भी आर्ग्यूमेंट मुझे अभी फ्रेंड्स के साथ, अपनी वर्कफोर्स के अंदर, बाहर की दुनिया में, या अपनी फैमिली के अंदर, जहाँ भी मुझे ये फेस करना पड़े, मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूँगी एंड आई विल फोकस ऑन दैट डिलेड रिएक्शन हैबिट। मेरे मूड स्विंग्स इस तरह के ना हो कि अगला बंदे के लिए मैं हैंडल करनी इतना मुश्किल हो जाऊँ। अगर एक लड़की पर्दा करती है, नमाज़ पढ़ती है, मेंटली इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ख़ुद को पूरा चेंज कर रही है, ख़ुद पे वर्क कर रही है, चाहती है उसका हस्बैंड रिलीजियस हो, तो वो भी बेहतर आगे फैमिली भी, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। एक इस्लामिक एनवायरनमेंट हो जो उससे ख़ुद अपने बचपन में नहीं मिला। क्या ऐसी लड़की किसी ऐसी लड़की के साथ एडजस्ट कर सकती है जिन्हें चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं कर सकती एडजस्ट। एंड आई एम सॉरी टू से, ये मैं आप लोगों को फिर परसेंटेजेस, बस मुझे गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं आप लोगों को परसेंटेजेस बताती हूँ कि व्हाट मेक्स अप अ मैरिज। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो आपने बात की है कि दीन की या शेयर्ड गोल्स, या फॉर एग्जांपल पर्दा करने चाहते हैं, अगला आपको कह रहे पर्दा उतारो, देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी। तो ये चीज़ें आपको शादी से पहले डिस्कस करनी पड़ेंगी उस बंदे के साथ। मैं पर्दा करती हूँ, मेरे ये गोल्स हैं, मैंने आगे ये करना है, ये करना है, अदरवाइज़ यू विल बी लेफ्ट इन मतलब डिसअपॉइंटमेंट, और आपको वो कंटेंटमेंट हासिल नहीं होगी जिसके लिए आपने शादी की थी। तो हम शादी के लिए वही बात है कि ये चीज़ें तो बहुत देखते हैं कि कितना कमाता है, कैसे अपना घर है, अपनी गाड़ी है, लेकिन हम ये चीज़ें नहीं देखते, दीन है कि नहीं है, शेयर्ड गोल्स हैं कि नहीं है, क्या ये मेरी ज़रूरियात पूरे करेगा उस तरह का, या वो सुकून मुझे मुहैया कर सकेगा जो सुकून मैं चाह रही हूँ। आपको पर्दा करने में सुकून मिलता है, वो बंदा आपको कहे, पहली बात यही करता है पर्दा उतारो। शुरू से ही उसने मिसट्रस्ट क्रिएट कर दिया, आप लोगों ने एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर दी, मतलब वो इमोशनल एटमॉस्फेयर तो आप लोगों का फारिग हो गया ना। क्या एक्सपेक्ट करते हो फिर इसमें से क्या निकलेगा? इसलिए कहते हैं कि शादी दीन की वजह से करनी चाहिए शुरू में ही। अगर आप लोगों के पास शादी में ना 6 महीने अच्छी गुजरती है, साल अच्छी गुजरती है, 3 साल बाद तो अगले का दिल कर रहा होता है अगले के बाल पकड़ के खींच दो, तो उस चीज़ से बचने के लिए, या मतलब दिल का, टू बी ऑनेस्ट मेरी मम्मा ये कहती है तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचने के लिए, ये जो अपने एक बेसिक ग्राउंड होता है, ये जो आपके चीज़ होती है कि बेस हो ना, आपके पास कोई चीज़ तो हो ना पकड़ने के लिए, कि अगर तीसरे साल उसका दिल भी कर रहा है कि भाई ये बंदा घर से बाहर ही रहे,
तो कोई चीज़ हो, एक चीज़ होल्ड ऑन करने के लिए आप लोगों के पास हो कि यू हैव सम कॉमन ग्राउंड्स, जैसे कि दीन का काम हो गया, दीन हो गया, आप लोग उस दीन की बेसिस के ऊपर सर्वाइव कर रहे हो आगे। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर गोइंग टू चूज़ अ मैन, चूज़ हिम ऑन द बेसिस ऑफ दीन, नॉट एनी अदर फैक्टर। कल को जितने भी आप लोगों की चीज़ें हों, आप दीन के थ्रू उन चीज़ों को सॉल्व आउट कर लोगे, आप रेगुलेट कर लोगे इंशाल्लाह। तो हम ख़वातीन क्या करती हैं ओवरऑल पूरे सिनेरियो में, हम लोग उस टाइम बात करती हैं जब उस बंदे को खामोशी चाहिए होती है। अब ये बात, अगला बंदा अगर वो चाह रहा है कि भाई उसकी कोई पर्सनल स्पेस है, वो दुनिया से इतना थका हुआ है, वो अपनी पर्सनल स्पेस लेना चाहता है, तो उसको उसकी पर्सनल स्पेस दो, उस पर उसके साथ बहस मत करो। बहस करने से थिंग्स विल ओनली गेट वर्स। तो हम लोग तब बात करते हैं जब उसको स्पेस चाहिए होती है या उसको साइलेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये चीज़ होती है अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम तब बात करना शुरू कर देती हैं। जब उसको कंफर्ट चाहिए होता है हमसे, तब हम कंप्लेन करना शुरू कर देती हैं। जब उसको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, तब हम शकूक व शबात और सवालात करना शुरू कर देते हैं। तो पहले आप लोगों ने हमेशा अगले बंदे को सुकून देना है, उसका सुकून बनना है, मेक श्योर कि भाई वो बंदा एक अच्छी स्टेट में आ गया, और फिर उसके बाद अपने प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज़ को डिस्कस करना है। हज़रत ख़दीजा के पास जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? क्या हज़रत ख़दीजा ने ये कहा था कि भाई आप तो पागल हो गए हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या आप मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब उनका क्या, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था? हज़रत ख़दीजा ने उनको मतलब पकड़ा, मतलब उनका सर अपने सीने के साथ लगाया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, पैनिक नहीं किया, लेक्चर नहीं किया। उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रीअश्योरेंस दी, उन्होंने उनके ऊपर मतलब यकीन किया और उनको कंफर्ट प्रोवाइड की। ये सुकून होता है। और हम लोग, और इसी चीज़ के लिए तो शादी की जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ लेने के लिए शादी की जाती है। तो अभी से आप लोगों को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो मैंने आज मतलब बहुत शॉर्ट मिनिमल रखने की कोशिश की है, इसमें तो बहुत कुछ ऐड होता है आगे। तो अभी से आप लोग इन चीज़ों की तैयारी करेंगी तो ही आप अगले बंदे का सुकून बन सकेंगी। सुकून तो सबको चाहिए, बनेगा कौन, ये बहुत मैटर करता है। वर्कशीट में आपके साथ इंशाल्लाह आज रात को ही मैं शेयर कर दूँगी। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं या सवालात हैं, आई शैल एड्रेस देम इंशाल्लाह। दीन एग्जैक्टली। और अगर हम हस्बैंड इम्पल्सिव बिहेवियर शो करता है, चाहिए हो गया था, जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं वो क्या करें। एक तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सख्त इख्तलाफ है कि जो अपनी वाइफ्स को घर छोड़ के आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने आप लोगों के साथ परसेंटेजेस शेयर करनी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगा दूँगी, वहाँ से भी आप लोग ना उसको पढ़ सकते हो। घर गाड़ी तो नसीब से है, बिल्कुल नसीब से है, अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला उसके बगैर भी आपको देंगे, उसके साथ भी आपको देंगे। जो आपका रिज़्क आपको लिखे ना, मिल के रहेगा। सुकून तो दीन में है, ना लाइफेज़ी तो नहीं है। येस एग्जैक्टली। प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, 110% आएंगी। एंड बिकॉज आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा नहीं है जिसकी ये सोच हो, तो फिर आसपास के लोग हंसते, ऐसे लड़का यहाँ तो नहीं मिलना वाला। देखिए, मिल जाता है, बस थोड़ा वेट करना पड़ता है। और यही बात है कि अभी से आप लोगों को लोगों के रिएक्शंस को टैकल करना आना चाहिए। शादी के बाद भी तो करना है, फिर उसके बाद मिल जाएगा तो फिर और ज़्यादा टैकल करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है, चूज़ द राइट पर्सन फॉर योर सेल्फ। अगर आपका बंदा आपके साथ है, आपके साथ सिंसियर है, यकीन करें आपको दुनिया की बातों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको पता होगा ये मेरा बंदा है, ये मेरे साथ है, मुझे ट्रस्ट करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करे, मुझे सिक्योर करे, तो आनू नहीं फ़र्क पैना, फिर पूरी दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ किया करें अपने अच्छे नसीब के लिए। हमें कैसा पता चलेगा बंदा कैसा ही दीनदार है कि नहीं। पाकिस्तानी कल्चर में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। आई वुड 110% रिकमेंड कि आप उस बंदे के साथ बैठो और मिलो। देखो, हमारा दीन हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है ना, उस चीज़ को अवेल करो, लाजमी करो। मेरी एक फ्रेंड है, इसी तरह उसने शादी की, अब उसके पेरेंट्स ने उसके साथ शादी करा दी। उसने बंदे के साथ सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। ही वॉज आउट ऑफ कंट्री एंड यकीन करें उसके बाद जो हुए ना, वो डिज़ास्टर्स हुए हैं। यानी कि अल्लाह ने अगर आपको शादी से पहले ये राइट दे दिया है कि यू शुड टॉक टू द पर्सन जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हो, तो यू शुड बैठो, उसके साथ बैठो और सारी चीज़ें डिस्कस करो, दीनदार है नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वो झूठ बोलते हैं, वो उनका अपना मामला अल्लाह के साथ, लेकिन एटलीस्ट आपको ये गिल्ट नहीं होगा उस चीज़ के अंदर कि भाई मैंने पूछा नहीं था। ये रिग्रेट नहीं रहेगा आपको।
रिलेशनशिप शुड बी लाइक अ ट्राइंगल, अल्लाह एट द कॉर्नर, हस्बैंड वाइफ। एग्जैक्टली। आप लोगों ने कभी भी अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस जो है या इमोशनल डिपेंडेंस जो है वो आप लोगों ने कभी भी अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं होने देनी। द मोमेंट यू डू दिस, यू गाइज आर डन, ट्रस्ट मी। क्योंकि बहुत सारी मैरिजेस होती हैं जिनमें उसके बाद, शादी के बाद चीज़ें चल नहीं रही होती एंड आप अपने हस्बैंड के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट होते हो एंड ही इज़ नॉट सफिशिंग यू। फिर उसके बाद जो औरतों की या ख़वातीन की हालत होती है ना, मेंटल हुई पड़ी हुई होती है उसके बाद। मतलब सॉरी ऐसे बात करने के लिए, लेकिन रिसेंटली इतने केसेस आए हैं कि मैं इस चीज़ से बहुत तंग हूँ। तो आप लोगों ने यस इमोशनल डिपेंडेंस जो है वो इमोशनल डिपेंडेंस जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे रखनी है। इमोशनली अल्लाह पे डिपेंडेंट होना है। क्योंकि कल को आप अपने हस्बैंड से ये उम्मीद लगाओगे ना कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कोई चीज़ देने से, घर देना है या गाड़ी देनी है, कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है, आप उससे उम्मीद लगा रहे हो, तो फिर यहाँ से मामला ख़राब होते हैं। आपकी उसके साथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मेरी तो वालदा कहती थी कि आपने बेटा जूते का तस्मा भी मांगना है ना तो अल्लाह से मांगो। एंड मेरा ये इस चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि भाई कुछ मांगना है तो पहले अल्लाह से मांगो, बाद में हस्बैंड से जाके जिक्र करो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ताकि आपके माइंड में ये आप इमोशनली इस चीज़ के साथ हो कि यार मैंने अल्लाह से मांगा हुआ है। हस्बैंड तो वो सिर्फ सोर्स बनेगा ना उस चीज़ को देने का। तो ये सारी माइंड सेट बिल्डिंग है जो आप लोगों को अभी से करनी है, ताकि कल को आप शादी में जाकर डिसअपॉइंट ना होना। खुद में इतना कुछ इम्प्रूव करना है, शादी करने का दिल ही नहीं होता, बट पेरेंट्स कहते हैं इज़ राइट इट। देखें एज के, ज़ैनब मार्क माई वर्ड्स, एज के चक्कर में आके कभी भी अपने आप को अंधे कुएं में मत धकेलना, कभी भी नहीं। ये वर्स्ट चीज़ है जो आप अपने साथ करोगे कि राइट पार्टनर, राइट स्पाउस मिला नहीं है और आप लोगों ने एज के चक्कर में आके अपने आप को बस एक शादी की उस बॉन्ड में बांध दिए। इट्स गोइंग टू बी डिवास्टेटिंग फॉर यू। पूरी ज़िंदगी का मामला है। मेरी बात याद रखें, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू आफ्टर मैरिज। शादी के बाद आप अपने मामलात की खुद जिम्मेदार होती हो। ना आपके हस्बैंड आपको वो फादर बचाने आएंगे, ना मदर बचाने आएंगे, ना बहन भाई बचाने आएंगे। उस तरह किसी की सपोर्ट नहीं मिलती। उस बाद तुसी जानो तो तुहाडा काम जाने, ए गल होंदी है। और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं यकीन आ रहा मेरी बात का तो आप लोग बड़े सफ़र करेंगे इस चीज़ में। एज के प्रेशर में आके आप लोगों ने कभी शादी नहीं करनी। वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट स्पाउस। बाकी जो नसीब में हुआ, लिखा हुआ, वो तो होके ही रहना है। क्या आपका स्पाउस अल्लाह ताला ने पहले ही चूज़ किया हुआ था या हम करते हैं जैसे कि जोड़े आसमानों में बनते हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बारे में इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट इस्लामिक स्कॉलर, आई विल ट्राई कि मैं उनको बुलाऊँ और आई विल ट्राई कि वो आपसे इस मामले के ऊपर बात करें, बिकॉज इसमें मेरा नॉलेज थोड़ा सा लिमिटेड है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो ये नसीब की बात होती है, पहले से लिखा हुआ होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक राइट दिया होता है कि आप लोग राइट चूज़ करो या रॉन्ग चूज़ करो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एज वेल। एंड ये नसीब की बातें होती है, तकदीर में लिखा होता है, वो तो होके ही रहता है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, लेकिन अगर आपके लिए बहुत अब्यूज़िव हस्बैंड लिखा हुआ है तो वो आपको मिल के रहेगा। हाँ, उसके बाद आपकी चॉइस है, आप तलाक लो या ना लो, बुला लो या अब्यूज़ बर्दाश्त करती रहो, वो अब आपकी चॉइस है, ठीक है। और उसके बाद आप रीमैरी भी कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने कुछ डिसीजंस इंसानों के हाथों में दिए होते हैं, कुछ डिसीजंस अल्लाह ने तकदीर में ऑलरेडी लिख दिए हुए होते हैं। और कहीं पे अल्लाह ताला ने ये भी लिखा होता है, पता है क्या कहते हैं, दुआ तकदीर को बदल सकती है। तो आप अपने लिए बहुत बहुत दुआ किया करें इस मामले में, स्पेशली वो लड़कियां जो कि दीन का काम करना चाहती हैं। तो ऑलवेज़ प्रे कि अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी मेंटालिटी का, आपकी सोच का, आपकी कैपेबिलिटी का, उस इंटेलेक्ट का बंदा आप लोगों को दे। तो अगर आप लोगों का कोई और सवाल है तो करते हैं इंशाल्लाह। फ़ीडबैक लाजमी ग्रुप में दीजिएगा। फ़ीडबैक से ये होता है कि बाकी सिस्टर्स भी ज्वाइन करती हैं। तो इट वाज जस्ट अ डिस्कशन टू इनिशिएट द थिंग्स, जस्ट टू गिव यू एन हेड स्टार्ट, जिसमें आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो नेक्स्ट सेशन में आने से पहले। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में वी आर कॉलिंग गर्ल्स जिनके एक्सपीरियंसेस आपको सुनने को मिलेंगे, लाइव एक्सपीरियंसेस इंशाल्लाह। वी आर कॉलिंग काउंसलर्स स्पेशली, मतलब पूरी ये सीरीज़ होने लगी है इसमें। तो आप लोग लाजमी इसके ऊपर पहले से थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दो। अभी नेक्स्ट वीक हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर है। एंड आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू टू अटेंड दैट सेशन, क्योंकि शादी के बाद जो सबसे बड़ा मसला लड़कियों को ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल डाइवोर्स हो जाती है, कोई और मसला होता है, तो उनको ये होता है कि वो अब्यूज़ बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन वो खुला या तलाक इसलिए नहीं लेती कि भाई उनके पास कोई फाइनेंशियल उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते।
तो अभी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, शादी के बाद भी बेशक आपका शौहर ये कहते हैं काम छोड़ दो, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, मैं कमा रहा हूँ ना। इस पाकिस्तानी कल्चर में तो भाई मत मानना उसकी बात। कल को हालात बुरे हो जाते हैं या कोई और सीन हो जाता है तो फिर, या चलो हस्बैंड के भी बुरे हो जाते हैं तो एटलीस्ट यू विल सपोर्ट हिम इन गुड केसेस। और अगर जो बहुत बुरी बात चली जाती है, डिवोर्स तक बात चली जाती है, एटलीस्ट आपको अब्यूज़ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ को सोच के कि भाई मेरा फाइनेंसिस का तो कोई सिस्टम ही सेट नहीं है, मैं क्या करूँगी। तो जो नेक्स्ट वीकेंड हमारी अभी संडे को है, वो सर मलिक वक़ास सईद को हम लोगों ने ऑन बोर्ड किया है फॉर द सेशन, जहाँ पर वो आपको वो सारे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती हैं। एंड दैट इज़ द गोल ऑफ राइजिंग निसा, कि हम लोग अपनी लड़कियों को ज़िंदगी के हर फेज़ ऑफ लाइफ के लिए प्रिपेयर करें ताकि एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वुमेन कम्युनिटी बने, स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वुमेन जो कि सहाबियात की तरह। सहाबियात जो थी, ओए होए, मैं तो उनकी कहती हूँ कि उनका नाम मेरे जहन से निकल के उन सहाबिया का, बट शी वॉज द इंचार्ज ऑफ द मार्केट ऑफ मदीना। आप मुझे बताएं कि उस टाइम पे क्या सहाबा नहीं थे? सब सहाबा के होने के बावजूद हज़रत उमर ने उनको मदीना की मार्केट का इंचार्ज क्यों अपॉइंट किया? शी वॉज सो गुड एट मैथमेटिक्स, शी वॉज सो गुड इन हैंडलिंग पब्लिक डीलिंग रिलेशंस कि हज़रत उमर ने उनको चूज़ किया ओवर ऑल द सहाबा। दिस इज़ द काइंड ऑफ वुमेन वी नीड। तो बहुत कुछ है करने को आगे दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है। हमने इस्लाम के लिए काम करना है, उम्मत के लिए काम करना है। सो वी नीड गर्ल्स फॉर दैट, जिनका वो माइंड सेट हो, जो कि ट्रेंड हो इन सब कामों के लिए। इसीलिए वी आर कंडक्टिंग दीज वर्कशॉप्स। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्स्ट एड वर्कशॉप भी है, जो सिस्टर्स इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर रहती हैं वो आके फर्स्ट एड वर्कशॉप सीखें। बड़ा ज़रूरी है किसी इंसान की जान बनाना, लाइफ सेविंग स्किल्स को सीखना। मतलब वी आर इक्विपिंग यू गाइस विद द स्किल्स, नॉट ओनली फिजिकल स्किल्स, बट ये सारी चीज़ें भी, ज़िंदगी के रिलेशंस को हैंडल करना, फाइनेंसेस को हैंडल करना। क्योंकि जब मतलब वो एक बड़ा कॉमन कॉल है, घर की औरत ख़राब तो पूरा घर ख़राब। एंड हमास का कोवेनेंट आप 1980s का उठा के देखें तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि द एनिमी हैज़ रियलाइज्ड कि ये जो क्या कहते हैं, जो उनकी जो हमास का ये जो कोवेनेंट था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो फाइटिंग फैमिलीज़ की जो ख़वातीन हैं, एनिमी ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि ये दीज आर द मेकर, होम मेकर्स, दीज आर द मेकर ऑफ मेन। इन्होंने घर चलाना है, इन्होंने बच्चे की तरबियत करनी है, इन्होंने फ़ाइटर्स जनरेट करने हैं। तो उसमें इन्होंने फाइनेंसेस का बहुत बड़ा एस्पेक्ट डाला हुआ था उसके अंदर। एक बड़ा आर्टिकल था उसके ऊपर, क्या लिखा था उन्होंने कि एनिमी, दुश्मन ने ये रियलाइज़ कर लिया कि भाई ये फाइनेंसेस, ये घर को मतलब औरत घर को चला रही है, बड़ी समझदार है, फाइनेंसेस को बड़े गिने चुने बच्चों की तरबियत पे खर्च करेगी, इधर करेगी उधर करेगी जी। उन्होंने बम्बार्डमेंट ऑफ चीज़ें इस तरह कर दी कि भाई फैंसी से फैंसी ड्रेस आ गया, एक दूसरे से मैं तुम्हें इन्फीरियर फील ना करूँ, मेरे पास वो चीज़ भी हो, ये चीज़ भी हो, मेरे घर में आला से आला किस्म का डेकोरेशन पीस हो। फजूल चीज़ों में हमने अपने फाइनेंसेस को खर्च करना शुरू कर दिया, उड़ाना शुरू कर दिया। अपना तो सोचते मेरा घर ऐसा हो वैसा हो वैसा, कभी ये सोचा है कि मैं अपने फाइनेंसेस में थोड़ा सा पोर्शन निकाल के उम्मत की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर लूँ। उम्मत के लिए मैं फॉर एग्जांपल कोई ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर लूँ ताकि जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों को ड्रोन्स बनाना सिखाएं। क्यों पाकिस्तान को बाहर के मुल्कों से ड्रोन्स लेने पड़े? क्यों हम ऐसी मायनी बनती कि हम लोग अपने ही बच्चों को ड्रोन बनाना सिखा दें? क्यों पाकिस्तान इस दहाने पर नहीं है? आज अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त बख्शी है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी नीड कि हम लोग उसमें अपना रोल प्ले करें, अपना पार्ट प्ले करें। वी नीड टू बी इन दैट। हम भी तो कुछ करें ना पाकिस्तान की उम्मत के लिए। अपने घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने शोहर से तो हम आगे निकलते ही नहीं हैं। इतनी सी हमारी सोच रह गई, इतना सा हमारा माइंड सेट रह गया। मुझे गुस्सा आता है इस माइंड सेट के ऊपर। यस, शिफा बिनते अब्दुल्ला, बिल्कुल हाँ, वो थी मार्केट की इंचार्ज एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, हज़रत वसल्लम के टाइम पे नहीं, हज़रत उमर के दौर के अंदर। तो ये था हमारा चिट चैट सेशन। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशंस हैं उनमें आप लोग लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। जो टास्क आप लोगों को दिए हैं, जो पॉइंट्स गिनवाए हैं, उस पर अपने आप पे काम कीजिएगा। और ग्रुप में ओपन करती हूँ। और किन्जा, आप क्या यहाँ पर चैट के अंदर राइजिंग निसा के जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें, कुछ सिस्टर्स ने ज्वाइन करना है। और फिर उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करते हैं इंशाल्लाह।